हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इसके एंटीथेसिस प्रोटेक्शनिज्म के बारे में। दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या या फिर ये निकला किस चीज़ से है। दोस्तों, जिस तरह ये वर्ड खुद हिंट करता है, इसमें वर्ड मौजूद है ग्लोबल, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये जो पूरी ग्लोब है हमारा, ये जो हमारी पूरी दुनिया है, ये एक ग्लोबल विलेज है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर सिंपल अल्फाज में देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन इज इंट्रैक्शन एंड इंटेग्रेशन ऑफ पीपल, ऑफ नेशंस, ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफ कॉर्पोरेशंस। अच्छा, इस ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो ये कि कंसीडर अ पाकिस्तानी ओरिजिन मैन, वो रह रहा है अमेरिका के अंदर और वो सोकर उठा है। उसने अपना सर उठाया एक तकिए से जो कि सिल्क का बना हुआ है, और वो सिल्क इंपोर्टेड है चाइना से। उसके बाद वो जाता है अपने वॉशरूम, और वॉशरूम की जो टाइल्स हैं वो हैं इटालियन सेरामिक। वो बाहर आता है और उसके बाद अपना जो उसका वुडन इंटीरियर था, जो उसका फर्नीचर पड़ा हुआ, वहाँ से वो अपना न्यूज़पेपर उठाता है। अच्छा, ये जो वुडन इसका फर्नीचर था, ये तुर्किश जो लकड़ी है उसका बना हुआ है। वो जब ये न्यूज़पेपर उठाता है, न्यूज़पेपर के ऊपर पढ़ता है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो हाउती रिबेल्स के अटैक्स की वजह से डिस्टर्ब हुई। इसके बाद वो अपने लिविंग रूम में जाता है। वहाँ पर वो जाकर एक साउथ कोरियन टीवी ऑन करता है और उसके ऊपर अल जजीरा, एक कतरी न्यूज़ चैनल पर वो न्यूज़ सुनता है। आफ्टर दैट उसे भूख लगती है तो वो किचन की जानिब जाता है और वहाँ पर वो फ्रेंच क्रोइसेंट्स या फ्रेंच टोस्ट खाता है, और इस तरीके से वो अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक छोटी सी बिल्कुल बेसिक लेवल पर एग्जांपल दिया कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा दोस्तों, तो अगर हम इस ग्लोबलाइजेशन की तारीख या हिस्ट्री देखें तो ग्लोबलाइजेशन कुछ लोगों को लगता है कि ये रिसेंट फिनोमिना है, लेकिन नहीं। ग्लोबलाइजेशन तकरीबन पिछले 60,000 सालों से चलता आ रहा है, जब फर्स्ट टाइम ह्यूमन मैसेज ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को छोड़कर ट्रैवल किया था टूवर्ड्स डिफरेंट रीजन्स, टूवर्ड्स ओशनिया या डिफरेंट रीजन्स पर वो गए थे। प्रॉपर ट्रेड देखी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के दरमियान। इनके अंदर बाकायदा हमारे पास कुछ कह लें कि एविडेंसेस, कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं जो हमें ये बताते हैं कि इवन जो ट्रेड थी, ख़ास तौर पर जो ईरान है प्रेजेंट डे और प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है, यहाँ से कॉपर और आयरन जो है वो इंपोर्ट कर लाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो हमारा यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के इलाके हैं यहाँ पर। एक और एग्जांपल हमारे पास बहुत फेमस चाइनीज सिल्क रूट की है। अच्छा, ये जो सिल्क रूट है ये हैन डायनेस्टी ऑफ चाइना ने बनाया था, जो कि कनेक्ट करता था ईस्ट एंड वेस्ट को, यानी कि जो ये एक किस्म का यूरेशियन ब्रिज था जो कि पूरे एशिया को यूरोप से मिलाता था। इसी को अब दोबारा जिसे कहते हैं कि चाइना रिवाइटलाइज कर रहे हैं, जिसे द न्यू सिल्क रोड्स भी कहा जाता है, जिसमें ये BRI और CPEC टाइप के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी के अंदर ही शामिल हैं। जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं इस दुनिया के, खास तौर पर मैं अगर कहूँ जो मोनोथीस्ट रिलीजन्स हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इस्लाम, इन्होंने भी अपना बाकायदा कहते हैं कि कह लें कि रोल प्ले किया था ग्लोबलाइजेशन के अंदर। क्योंकि देखा जाए अरब जो रीजन है, यहाँ से इस्लाम फैलना शुरू हुआ, उसके बाद इस्लाम अफ्रीका में फैला, कुछ हद तक यूरोप में फैला, कोर्डोबा में फैला, स्पेन में गया, उसके बाद जो इस्लाम है ये इस साइड पर, ईस्ट साइड के ऊपर भी आया। तो ये जो रिलीजन्स हैं इन्होंने भी अपना जिसे कहते हैं कि एक किरदार अदा किया था ग्लोबलाइजेशन के अंदर। जितनी भी हमें कॉलोनाइजेशन देखने को मिलती है, दिस इज ऑल्सो वी कैन से सम पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जो रूल्स थे ब्रिटिश के या बेल्जियम के, वो उन्होंने इम्पोज किए अपनी जो कॉलोनीज थी वहाँ पर। यानी कि जो प्रैक्टिसेस थी लोकल्स की, या जिसे हम जिन्हें हम बोलते होते हैं इंडिजीनियस लोगों की, उनको छोड़कर उन्होंने जो इम्पोर्टेड कल्चर उनके पास आया था कॉलोनाइजेशन के थ्रू, उसको अडॉप्ट किया था। अमेरिका की दरियाफ्त भी मैं कहूँ ग्लोबलाइजेशन के ही चलते हुई है, क्योंकि जो स्पेनिश कॉलोनाइजर्स थे वो सर्च में थे कि वो इंडिया जो है उसकी जानिब जाएं, और दरमियान में ऑटोमन एम्पायर मौजूद था। यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक बीच के अंदर ऑटोमन एम्पायर मौजूद था, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं था यूरोपियंस के लिए कि वो इसके थ्रू समहाउ एशिया आए, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर मौजूद था। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि हम लोग थोड़ा लंबा यानी कि वेस्टवर्ड जो रूट है उसको अपनाते हैं, और उन्हें ये पता ही नहीं था कि बीच के अंदर एक और अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी मौजूद है। उनका ये ख्याल था कि हम लोग इस तरह घूम कर जाएंगे और दोबारा हम लोग एशिया पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं उन्होंने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया, और इसलिए अमेरिका को नाम इंडीज का भी दिया जाता है, या जिसकी वजह से हम जो नेटिव अमेरिकन हैं उन्हें रेड इंडियंस भी कहते हैं। दोस्तों, 20th सेंचुरी के अंदर देखी जाती हैं सब्सिक्वेंट टू वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, उसके चलते पूरी इकोनॉमी जो थी वो शैम्बल्स में थी, और कुछ इदारे बनाए गए थे जिन्हें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। इन इदारों का मकसद, और बाद में यूनाइटेड नेशंस का भी मकसद ये था कि जो पूरी दुनिया है इसको आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाए, यूनियनाइज कर दिया जाए, ताकि कोई भी इस तरह के जो कैटास्ट्रॉफीज हैं दुनिया के ऊपर वो दोबारा ना आए। अच्छा दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कुछ मेरिट्स जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के क्या हैं। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे मेरिट्स हैं। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंडस्ट्री बून होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, यानी कि एक जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आवाम का वो बेहतर होता है ग्लोबलाइजेशन के चलते। मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि जी, जिस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को कोई बहुत ही अच्छी किस्म की लोकल गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोगों को गाड़ियाँ मिलती हैं
कह लें कि जापान से, चाइना से या कहीं से भी हम उधर उनसे इंपोर्ट करते हैं, हम उनको यूज़ कर रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो मैं मतलब वैसे इंपोर्टेड गाड़ियों के हक में इतना नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेम प्राइस के अंदर या थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस के अंदर हम लोगों को अच्छी चीज़ें मुयसर हो रही हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से टूरिज्म बढ़ता है, कल्चरल हार्मनी बढ़ती है, जो आइडियाज़ एंड बिलीफ्स हैं ये फैलते हैं। और टेक्निकली देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन पीस प्रमोट करती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए कि जब एक दूसरे से आपकी इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट होगी तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जंग हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया, हमें पता है कि एक हॉस्टाइल हिस्ट्री रही है हम दोनों जो ममालिक हैं इनके दरमियान। अगर ये दोनों ममालिक इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, यानी कि अगर इंडिया के अंदर जो कोई हम कह लें इंस्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान को परेशान करती है, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी जो है वो इंडिया को परेशान करती है, तो दोनों ममालिक जो हैं वो ये चाहते हैं कि दूसरे मुल्क के अंदर कोई भी इंस्टेबिलिटी ना आए। तो ये क्या होता कि जो हम लोग कह लें हॉस्टिलिटीज़ एनिमोसिटीज़ देखी जाती हैं ये ना होती, स्क्रिमिशेस ना होती, बल्कि पीस जो है ये देखा जाता। इसकी एग्जांपल हमारे पास यूरोपियन यूनियन की है, आसियान की है, कि ये वो वाले तमाम ममालिक हैं जिन्होंने अपनी इकोनॉमी से एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट कर दिया, उसी के चलते जो पीस है वो उन्होंने अचीव किया है। अभी एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल मैं बात करने जा रहा हूँ, वो ये कि मेरे हिसाब में डेमोक्रेसी इन माई ओपिनियन इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल या एज अ कल्चर की बात नहीं कर रहा, मैं डेमोक्रेसी के आइडियाज़ की इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि अब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट 50 to 57 स्टेट्स के ऊपर कॉलोनाइजेशन की थी। व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट तो उन तमाम ममालिक के अंदर हम लोग कह लें कि हम मोस्टली ममालिक के अंदर, सब में नहीं, मोस्टली ममालिक के अंदर हम लोगों को पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी गई। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, ये तमाम ममालिक उसकी ही एग्जाम्पल्स हैं। तो देखा जाए इन तमाम ममालिक के अंदर जो बाद में डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई तो वो भी क्यों था, क्योंकि हमारे पास कॉलोनियल लेगेसी मौजूद थी इंग्लैंड की, और हमारा जो पूरा एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम जो हमारा पूरा है, वो भी हम लोगों ने ब्रिटिश कॉलोनियल इरा जो था उसी से ही हम लोगों ने इनहेरिट किया है। अच्छा दोस्तों, अगर इसी की जानिब कुछ हम लोग डिमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला ये कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला डिमेरिट मेरे हिसाब में ट्रेड इम्बैलेंस। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग चाइना की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1993 में बनी थी और उसका प्रीडिसेसर था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, GATT। अच्छा, अब ये जो GATT का एग्रीमेंट था, या सब्सिक्वेंट हम सॉरी कह लें WTO जो एग्रीमेंट था, ये इसका मकसद था कि ट्रेड को लिबरलाइज करें और जो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस इन ट्रेड है उसको कम से कम करें, ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक हम लोग कह लें हार्मनी देखी जाए, एक लिबरल ट्रेड देखी जाए। इसका फ़ायदा चाइना ने इस तरीके से उठाया कि राइट नाउ अगर हम लोग ट्रेड इंबैलेंस देखें यूएस और चाइना के एक दूसरे के साथ, तो वो ऑलमोस्ट 300 to 400 बिलियन US डॉलर्स का है, यानी कि ये बहुत बड़ा का ह्यूज गैप है। अब चाइना क्या करता है, चाइना अपना जो आम आवाम जो उधर की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको सब्सिडाइज करता है, उनको कोटास प्रोवाइड करता है। उसके चलते में चाइना जो है वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो थोड़े से चीपर होते हैं, और जब वो इंपोर्ट करता है तो जाहिर बात है चीपर प्रोडक्ट्स को तो इंपोर्ट्स जो इंपोर्टर कंपनीज हैं यानी कि वो ज़्यादा करेंगे और आवाम खुश होगी उससे। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट एक और इंसान बना रहा है इंडिया के अंदर। अब मेरी गवर्नमेंट जो है उसने मेरे ऊपर बड़ी स्ट्रिंजेंट टैक्स मेयर्स लगाए हुए हैं, मुझे कोई सब्सिडीज़ नहीं दे रहा, मेरे ऊपर हैवी चार्जेस हैं। जबकि उसी के बरक्स इंडिया में जो इंसान वो प्रोडक्ट बना रहा है उसको सब्सिडीज़ मिल रही हैं, उसको कोटाज मिल रहे हैं, उसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और वो भी वही प्रोडक्ट बना रहा है। अब जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है इसकी कॉस्ट हुई है ऑलमोस्ट $35। सेम प्रोडक्ट जो इंडिया वाले बंदे ने बनाया उसकी कॉस्ट आई है $25। अब जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम सेम प्रोडक्ट बेचेंगे तो जाहिर बात है जो $25 वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकेगा और जो मेरा प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा। तो ये जो ट्रेड इम्बैलेंस होती है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हम लोग कह लें किरदार होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। WTO का मकसद यही था कि वो इस तरह के ट्रेड इम्बैलेंसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को खत्म करे, लेकिन WTO इसके अंदर बुरे तरीके से हम लोग कह लें कि फेल हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म राइज पर है। प्रोटेक्शनिज्म को भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और बहुत बड़ा मैं कह लूँ डिमेरिट जो है ग्लोबलाइजेशन का, दैट इज ब्रेन ड्रेन या डियास्पोराज हम जिसे कहते हैं। 2023 के अंदर ऑलमोस्ट कोई 9 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट इन ममालिक में गए हैं। अच्छा, मैं इनका इसको जाने को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी बिगर पिक्चर दिखाता हूँ। इसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स गए हैं। अगर हम लोग हाफ हाफ की भी कैटेगरी कर लें कि जी हाफ ऐसे लेबरर्स गए हैं जिसकी पाकिस्तान को कोई इतना खास फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते थे, हाफ ऐसे ही इंजीनियर्स गए हैं जिन्होंने आगे जाकर गूगल, टेस्ला डिफरेंट जगहों पर सर्व करना था। हम लोगों ने ऐसे अपने स्टूडेंट्स भेज दिए हैं जो शायद आगे जाकर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे। एग्जाम्पल इसकी सबसे बड़ी इंडिया की है कि गूगल के CEO, अल्फ़ाबेट के CEO, ट्विटर के एक्स CEO अब तो नहीं, और जितने भी इस तरह के यानी कि बड़ी हमारे पास कंपनीज़ हैं, इनके जो CEOs थे वो इंडियन थे।
क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी उन लोगों को मुयस्सर नहीं थी कामयाबी, हम लोग कह लें, इसके चलते वो लोग बाहर ममालिक गए और वहाँ जाकर उन्होंने सक्सीड किया। तो इसे ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है कि जो फ़ायदा हमें हमारी क्रीम से, हमारे इंटेलेक्ट से होना था, हमारा वही इंटेलेक्ट जब दूसरे मुल्क में जाकर उधर सर्व करता है तो डेफिनेटली उस मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमें नहीं होगा। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट मेरे हिसाब में कॉर्पोरेटोक्रेसी। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, इनका इनकी इंटरमेडलिंग, इनकी इंटरफेरेंस इन स्टेट डिसीजंस। इसकी मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ। वो ये कि जितने भी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनीज हैं, ये जब स्टेट्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं तो ये उनकी जो लेजिस्लेशन है, उनकी जो वर्किंग है, उनको भी इन्फ्लुएंस करती है। और इसको एक न्यू टर्म दी जाती है जिसे कहा जाता है नियो कॉलोनाइजेशन। यानी कि ये कॉलोनाइजेशन तो है, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ नियो कॉलोनाइजेशन है कि ये एक नया तरीका है कॉलोनाइजेशन का, जिसके अंदर कोई प्रॉपर, हम लोग कह लें कि गवर्नमेंट या स्टेट तो आकर आपको कॉलोनाइज नहीं करती, लेकिन जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शनिज्म के बारे में, जो कि ग्लोबलाइजेशन का एंटीथीसिस है। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रोटेक्शनिज्म है क्या। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन है कि पूरी दुनिया आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए, ट्रेड खोल दी जाए, लिबरलाइज कर दिया जाए सब कुछ। प्रोटेक्शनिज्म जो है इसका टोटल ओपोजिट है। प्रोटेक्शनिज्म सिंपली तौर पर है नेशनलिस्ट इकोनॉमिक्स, यानी कि जो ऐसे ममालिक हैं जो कि सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं, उनके लिए ग्लोबल इकोनॉमी मैटर नहीं करती, इसको हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। इसकी हम लोग अगर स्टार्ट करें कब देखा जाता है, तो इसका स्टार्ट देखा जाता है 15th सेंचुरी के अंदर, जब यूरोप में के अंदर नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट आता है। और उसके बाद 16th सेंचुरी, फिर 17th सेंचुरी, जब जो ममालिक हैं उन्होंने अपना जो फ़ायदा है उसको हम लोग कह लें कि सुप्रीम प्लेस दिया, और जो ग्लोबल फ़ायदा है उसको उन्होंने सेकेंडरी रखा था। दोस्तों, अगर हम लोग इस प्रोटेक्शनिज्म के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इसकी कॉजेज़ अगेन मैंने पहले जिस तरह ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपको बताई हैं, ट्रेड इम्बेलेंसेज, अनफेयर प्रैक्टिसेस, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स, जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल रिसेशन था, 1929 द ग्रेट डिप्रेशन था, 1973 यॉम किपुर वॉर था। इसके ऊपर मेरी एक पहले भी वीडियो मौजूद है इन टॉपिक कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के ऊपर। अब 2008 का जो फाइनेंशियल रिसेशन था, इसके अंदर एक अमेरिका की अगर मार्केट क्रैश कर गई थी तो उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल इकोनॉमिक अपहीवल देखा गया था। इसी के चलते प्रोटेक्शनिज्म जब वो मजीद राइज के ऊपर आया था, क्योंकि एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक जो है वो पूरे तमाम दुनिया की इकोनॉमी खराब कर सकता है। तो जो प्रोटेक्शनिज्म के हक में बोलते हैं वो यही कहते हैं कि जी हम लोग दुनिया की वजह से अपने मुल्क की इकोनॉमी को क्यों खतरे में डालें। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज ऑफ, हम लोग कह सकते हैं, प्रोटेक्शनिज्म। कि जो ममालिक हैं वो अपनी ट्रेड को बचाने के लिए, अपनी जियोपॉलिटिक्स को सेव करने के लिए अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इसकी भी हिस्ट्री मोनरो डॉक्ट्रिन में मौजूद है। जब जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जो अमेरिकन हेमिस्फीयर है, इसके अंदर जो जेम्स मोनरो थे यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि यूएस जो है एक आइसोलेशनिस्ट अप्रोच इख्तियार कर लेगा। डिफरेंट ममालिक के अंदर हमें राइज देखा गया था 2015-16 के बाद पॉपुलिज्म का, जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ी डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलिस्ट रेटरिक देते थे अमेरिका फर्स्ट का। इससे मुराद ये था, वो कहते थे कि जी जितनी भी हमारी ट्रेड है इसमें हम लोग अमेरिका को फर्स्ट रखेंगे और जो ग्लोबल फायदे हैं उनको हम सेकेंडरी रखेंगे। वो ये कहते थे कि जो हमारी अमेरिकन अवाम है हम इसके लिए सोचेंगे। प्रोटेक्शनिज्म के अगर हम लोग फ़वाइद की बात करें कुछ, तो वो ये है कि मैंने अभी आपको पीछे ही एग्जांपल दी थी कि हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं कुछ सस्ता और हमारे अपने मुल्क में कुछ महंगा बन रहा होता है, तो जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है ये स्टेगनेट करती है, ये श्रिंक करती है। जब इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया जाएगा, जब ट्रेड इम्बेलेंस रोक दिया जाएगा, तो जाहिर बात है जो लोकल इंडस्ट्री है इसे ग्रो करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये उन ममालिक के लिए बेहतर है जहाँ पर कुछ अच्छा बनता भी है, जहाँ पर स्टेट्स कुछ इंसेंटिव्स भी दें कि जी अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसका हम आपको फ़ायदा दें, ताकि वो जो रिलीफ है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के थ्रू आम आवाम तक भी पहुंचे। दोस्तों, अगर हम लोग कुछ कंसिक्वेंसेज या इंपैक्ट्स की बात करें प्रोटेक्शनिज्म के, उसमें सबसे पहली बात है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो डिस्टर्ब कर दिए जाते हैं। डिफरेंट कंपनीज हैं, उन्हें अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो रिलोकेट करने पड़े हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास अमेरिका की है। अब चाइना की जो लेबर है ये थोड़ी सस्ती लेबर या चीप लेबर थी, जिसकी वजह से एप्पल ने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो चाइना में लगाए हुए थे। अब चाइना में वो अपने जो फ़ोन्स हैं वो प्रोड्यूस करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, उसके बाद वो अगेन एक्सपोर्ट करते थे डिफरेंट ममालिक में। आफ्टर द ट्रेड वॉर जब सैंक्शंस या टैरिफ्स लग गए हैं चाइना के ऊपर, तो एप्पल को रीलोकेट करना पड़ा अपना यूनिट्स, जिसकी वजह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ अपने यूनिट्स वियतनाम शिफ्ट किए हैं जहाँ पर ऑल्सो चीप लेबर है, कुछ उन्होंने इंडिया शिफ्ट किए हैं जहाँ पर ऑल्सो चीप लेबर है। तो हमें एक रीलोकेशन भी देखी गई है इसके कंसिक्वेंसेस के चलते हुए। प्रोटेक्शनिज्म की वजह से जो एक हम लोग कह लें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट ममालिक के अंदर वो डिक्रीज हो रहा है, और इसके डिक्रीज होते ही नुकसान ये है कि जो नेशनल इकोनॉमीज डेवलपिंग कंट्रीज के हैं वो बहुत स्टेगनेट कर रही हैं। प्रोटेक्शनिज्म का कंसिक्वेंस जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसा कि पाकिस्तान, इस पर बहुत हम लोग कह लें हार्मफुल या सीवियर किस्म का है। वो इस तरीके से कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है अपनी टेक्सटाइल्स अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को।
अगर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका अपनी आइसोलेशनिस्ट या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ के चलते पाकिस्तान की इन एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ सैंक्शंस या टैरिफ्स लगा दें, सैंक्शंस तो मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, टैरिफ्स अगर लगा दें, तो होगा ये कि जो पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि रिलाई करती है यूरोपियन यूनियन के ऊपर, वो तबाह हो जाएगी। तो हम लोग कह रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म जो है वो टेक्निकली जो इस तरह के ममालिक हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। कुछ लोगों का इस पर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि नुकसानदेह नहीं, फ़ायदेमंद भी है कि बाहर से इंपोर्ट्स नहीं आएंगी। लेकिन ये देखा जाए, इंपोर्ट्स आना सिर्फ मसला नहीं है, एक्सपोर्ट्स जाना भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे पास दो बहुत मेजर केस स्टडीज़ हैं प्रोटेक्शनिज्म के हवाले से। एक है ट्रेड वॉर, जिसकी मैंने आपसे ऊपर अभी जिक्र किया है। दूसरा है ब्रेक्सिट, जो ब्रिटिश ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले ली थी। रेफरेंडम 2016 में हुआ था और फाइनल इंप्लीमेंटेशन हम लोग कह लें 2020 के अंदर हो गई थी। इसके चलते भी बड़ा हैवी किस्म का नुकसान उठाना पड़ा था ब्रिटिश को, जो कि उन्होंने शायद एंटिसिपेट नहीं किया था। वो ये कि इनकी जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिस्टर्ब हुई। जितने भी बिजनेसेस इस्टेब्लिश थे यूके के अंदर, उन्होंने अपने अगेन प्लांट्स जो हैं वो शिफ्ट कर लिए यूरोपियन यूनियन के अंदर, क्योंकि उन लोगों के लिए एक मुल्क की इकॉनमी से ज़्यादा बेहतर पूरे यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी थी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है ग्लोबलाइजेशन, इसके प्रोज कॉन्स, इसका एंटीथेसिस, प्रोटेक्शनिज्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।